हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं करंट अफेयर्स के वीडियो डिस्कशन के विशेष कड़ी में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की पुस्तक नवंबर महीने में 28 नवंबर तक जो अपडेटेड है, उस पुस्तक के ऑब्जेक्टिव सेट्स के सेट नंबर 3 पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेट 3 पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सेट 3 के पहले प्रश्न पर हम चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई एग्जाम्स की तिथियां आ चुकी हैं। विशेष करके रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा एक वीडियो जारी करके एनटीपीसी ग्रुप डी की तिथियों को लेकर के जो कंफ्यूजन था उसे दूर कर दिया गया है। इसलिए अब आपको अपनी तैयारी के प्रति तरोताजा होकर पूरे जोश खरोश के साथ लग जाना चाहिए और इन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमने आपकी सेवा में करंट अफेयर्स का यह डिस्कशन को आगे बढ़ाया है, इसकी कड़ी को और आगे बढ़ाया है। तो आप इस करंट अफेयर्स के वीडियो डिस्कशन से खूब लाभान्वित हों, खूब अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाएं। इसी उम्मीदों और आशाओं के साथ मैं नीतीश चंद्रा आपके समक्ष शुरू करता हूं आपके समक्ष सेट 3 के पहले प्रश्न पर चर्चा। ठीक है, और आज का सेट नंबर 3 का हमारा पहला प्रश्न है, नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? नाम आपने सुना ही होगा, सौमित्र चटर्जी। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और ये पेशे से एक फिल्म अभिनेता थे। यानी क्या थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फिल्मी क्षेत्र से संबंधित थे। इनकी पहली फिल्म जो थी उस फिल्म का नाम था अपूर्व संसार। क्या नाम था इनकी पहली फिल्म का? अपूर्व संसार, फर्स्ट फिल्म। इसी फिल्म से इन्होंने क्या किया था, सिनेमा जगत में डेब्यू किया था, अपूर्व संसार। ठीक है, तो इनका निधन हो गया किस तिथि को? 15 नवंबर 2020 ईस्वी को। कब हुआ? 15 नवंबर 2020 को इनका निधन हो गया। सौमित्र चटर्जी किस क्षेत्र से? फिल्म क्षेत्र से। क्लियर होगा? कोरोना के कारण इनका निधन हुआ। ये याद रखिएगा कि कोरोना महामारी ने कई महान लोगों को हमारे बीच नहीं रहने दिया। उन्हीं लोगों में एक सौमित्र चटर्जी भी हैं जिनका जो कि कोरोना का शिकार हुए और हमारे बीच नहीं रहे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2020 का ब्लू मून कब दिखा था? ठीक है, ब्लू मून क्या होता है? जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो और दोनों पूर्णिमा को एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो। वैसे तो आपका एक माह में दो पूर्णिमा होता ही है, लेकिन यदि कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक महीने में दोनों पूर्णिमा आ जाए और उन दोनों पूर्णिमा को क्या हो, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति देखने को मिले, तो उसे हम ब्लू मून घटना कहते हैं। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यह स्थिति जब भी होती है तो पूर्णिमा के दिन ही होती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति जब भी होती है, किस स्थिति को? पूर्णिमा के दिन ही होती है। और 2020 में ब्लू मून जो दिखा वह 31 अक्टूबर को दिखा। याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर की यानी अक्टूबर 2020 में भी एक महीने में दो पूर्णिमा था और 31 अक्टूबर के दिन ही हैलोवीन त्यौहार, जो ईसाइयों का त्यौहार है, हैलोवीन त्यौहार भी मनाया गया। कौन सा त्यौहार? हैलोवीन त्यौहार मनाया गया 31 अक्टूबर को 2020 में। ये किसका त्यौहार है? तो ईसाई धर्म का त्यौहार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2020 की दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैनिक बेस पर मनाई? ठीक है, आप जानते होंगे कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके अलावा कई भारत सरकार के मंत्री अलग अलग वर्षों में दीपावली के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर सैनिक बेसों पर जाया करते हैं और हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस वर्ष 2020 में दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लोंगेवाला बेस पर सेना के साथ दिवाली मना रहे थे। किस बेस पर? सैनिक बेस पर। लोंगेवाला सैनिक बेस पर दिवाली मना रहे थे। लोंगेवाला बेस सैनिक बेस कहाँ है? तो ये जैसलमेर में है। कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला सैनिक बेस है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के साथ दिवाली मनाया और सेना के लोगों को कहा कि आप हैं तो हम हैं, इसलिए आपकी दिवाली हमारे, इसलिए हमने सोचा कि अपनी दिवाली आपके साथ मनाई जाए, यानी सैनिकों का प्रोत्साहन करने का प्रयास उन्होंने किया। राजौरी सैनिक बेस जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेह सैन्य बेस यह लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ है? लद्दाख में है। और कठुआ यह भी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौता नवंबर 2020 आसियान की बैठक में संपन्न हुआ, जिससे भारत ने दूरी बनाए रखा है। कौन सा देश उसमें शामिल हुआ है जो आसियान का सदस्य देश नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि आसियान के सदस्य देशों के बीच और अन्य कई देश भी शामिल हुए, जिसने क्या किया? रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, इसे क्यों हम क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौता के नाम से भी जान रहे हैं। और इस समझौता पर 2020 में 15 देशों ने हस्ताक्षर किया और ये माना जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौता है और यह पूरे विश्व के जीडीपी का 30% जीडीपी रखता है। ये 15 देश जो इस पर साइन किए हैं, इन 15 देशों के पास विश्व की कुल जीडीपी का 30% हिस्सा है, इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड क्षेत्रीय समझौता माना जा रहा है। और कह रहा है कि कौन सा देश उसमें शामिल हुआ जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो पहले इसमें 16 देश शामिल होने वाला था। भारत के इससे बाहर हो जाने के पश्चात कुल 15 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। अब कौन सा देश इसमें सदस्य नहीं होते हुए शामिल हुआ? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। वह कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वह ऑस्ट्रेलिया है। और इसके अलावा अन्य कई देश जो इसके सदस्य नहीं है वो भी शामिल हुए। उनमें चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया थे। यानी 10 आसियान के देश और 5 अन्य देश में, एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा दक्षिण कोरिया और 5वां न्यूजीलैंड शामिल हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित हुआ? ठीक है, कब आयोजित हुआ? नवंबर 2020 में G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन आप जानते हैं दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों का एक समूह है और इसी में आपका एक समझौता हुआ है और यह शिखर सम्मेलन हुआ इन्हीं देशों का। और यह शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? सऊदी अरब के द्वारा की गई। और यह वर्चुअली आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसमें कि सऊदी अरब के किंग सलमान ने इसकी अध्यक्षता की। किसने अध्यक्षता की? सऊदी अरब के किंग सलमान ने इस कार्यक्रम की इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, G20 के बारे में याद रखिएगा कि G20 की शुरुआत 1999 ईस्वी में हुई थी। G20 की शुरुआत कब हुई थी? 1999 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 151 इंच अष्टधातु की विजय वल्लभ की स्टैच्यू का अनावरण नवंबर 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वे किस धर्म से संबंधित है? यानी विजय वल्लभ किस धर्म से संबंधित हैं? ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि विजय वल्लभ सूरीश्वर जी इनका पूरा नाम। इनका पूरा नाम क्या है? विजय वल्लभ सूरीश्वर जी। ठीक है, विजय वल्लभ सूरीश्वर जी। इनकी 151वीं जयंती पर
इनकी 151वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 151 इंच की ही अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां? तो राजस्थान के पाली में। कहां अनावरण किया गया? राजस्थान के पाली में। यह याद रखिएगा, यह स्थान जरूर, राजस्थान के पाली नामक स्थान पर किनका? विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की 151वीं जयंती पर 151 इंच की अष्टधातु की प्रतिमा अनावरित की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। पूछा जा रहा है विजय वल्लभ किस धर्म से संबंधित थे? तो वे जैन धर्म के से संबंध रखते थे। ठीक है, और इनकी ये प्रतिमा जो अनावरित की गई, इसे हम स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ अनावरित किया गया? तो राजस्थान के पाली नामक स्थान पर। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो भी वीडियो डिस्कशंस यहाँ होते हैं प्रतिदिन, उन वीडियो डिस्कशंस के पीडीएफ, साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स के भी पीडीएफ फाइल के लिए आप रुक्मिणी प्रकाशन के टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। रुक्मिणी प्रकाशन लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लें। यहाँ आपको पीडीएफ और इस सेट का आंसर्स भी मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि क्या करती है? भारोत्तोलन से संबंधित खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का काम करती है। इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। स्थापना 1905 में हुआ था और हाल ही में इसका नया अंतरिम अध्यक्ष यानी कार्यकारी कह सकते हैं बनाया गया है। किसे? तो माइकल ईरानी को, डॉक्टर माइकल ईरानी को इसका अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। और यह तामस अजान के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। किनके स्थान पर? तामस अजान के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है, लेकिन ये अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, जैसे ही इस पद पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी इनका पद समाप्त हो जाएगा। चलिए, और विकल्पों में बात कर लें तो डेविड कैमरन आपको दिख रहा होगा, ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन किसको प्राप्त हुआ है? यूएन ग्लोबल क्लाइमेट पुरस्कार 2020 ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन यानी GHE कंपनी को दिया गया है। किसको दिया गया है? GHE कंपनी को दिया गया है। और GHE का काम क्या है? तो पर्यटन एवं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु दूर दराज के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को प्रसारित करना। क्या करना है? सौर ऊर्जा को पहुंचाना है। दूर दराज के क्षेत्रों में जो पर्यटन एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र हैं उनको सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने हेतु काम करती है। ये कौन? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। और ये कार्य बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पर्यावरण को खूब लाभ पहुंचाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने से न हमें किसी प्रकार का प्रदूषण होता है और न ही हमारे कोई प्राकृतिक संसाधनों की क्षति होती है। तो इस दृष्टिकोण से यह बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसीलिए इसे यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। किस संस्था को? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में GHE कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों के प्रोत्साहन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, अंतरजातीय विवाह का मतलब क्या होता है? एक जाति को छोड़कर दूसरे जाति में विवाह करना, यानी जिस जाति का लड़का हो और जिस जाति की लड़की हो दोनों के जाति में समानता नहीं होनी चाहिए। यानी अलग अलग जाति के लड़के और लड़कियां यदि विवाहित जोड़ों में बंधते हैं, विवाहित बंधन में बंधते हैं, तो सरकार उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग राशि निर्धारित है।
लेकिन यह अंतर्जातीय विवाह जोड़ों के लिए एक पोर्टल जो लॉन्च करने की बात की गई है, यह उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है और उड़ीसा ने सुमंगल पोर्टल, उड़ीसा ने इसके लिए सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है और सुमंगल पोर्टल के तहत ही वह रजिस्ट्रेशन करेंगे लोग। जो यदि कोई व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करेगा तो उस वैवाहिक जोड़ा इस सुमंगल पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर उस विवाहित जोड़े को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और यह प्रोत्साहन राशि जो होगी वह पहले 1 लाख थी, अब 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। वह प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाएगा? 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो एक पोर्टल किसने लॉन्च किया? उड़ीसा सरकार ने। किस नाम से? सुमंगल पोर्टल। सुमंगल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए, 60 दिन के अंदर आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे यदि आप उड़ीसा के नागरिक हैं और क्या कर रहे हैं? अंतर्जातीय विवाह किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि। ठीक है, यूनेस्को आप जानते हैं कि वैश्विक विरासतों को और दर्शनीय स्थानों को विरासत स्थल के रूप में या प्रसिद्ध स्थल के रूप में सूचीकृत करने का काम करती है। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है और यह जावेद अशरफ के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। विशाल वी शर्मा की नियुक्ति किसके स्थान पर? जावेद अशरफ के स्थान पर इसकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, अब आप यूनेस्को के अध्यक्ष के बारे में या यूनेस्को प्रमुख के बारे में याद रखिएगा, आंद्र अजोले। आंद्र अजोले इसके प्रमुख हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए निशिकांत कामत एक देख लीजिएगा, तो ये फिल्मी दुनिया से संबंध रखते हैं और ये क्या हैं? फिल्मी निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ? ठीक है, नई दिल्ली में 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। 2+2 डायलॉग भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है, अमेरिका प्लस भारत। और ये 2020 में जो आयोजित किया गया इसका 3rd एडिशन था। क्या एडिशन? 3rd एडिशन यानी तीसरा संस्करण था। और याद रखिएगा कि पहला संस्करण 2018 में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। दूसरा संस्करण पिछले वर्ष 2019 में दिसंबर में आपका वाशिंगटन में आयोजित हुआ था। वाशिंगटन, दूसरा कहाँ आयोजित हुआ था? वाशिंगटन में। और इस वर्ष 2020 में तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? पुनः नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये 3 2+2 डायलॉग अब तक हो चुके हैं। किस देश के साथ होता है? तो भारत और अमेरिका के साथ होता है। इस वर्ष भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 डायलॉग हुआ उसमें मुख्यतः चीन के मुद्दे पर बातें की गई और चीन के हरकतों को नियंत्रित करने हेतु उसे कैसे सबक सिखाया जाए, इन मुद्दों पर बात की गई। ठीक है, तो 2+2 डायलॉग भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का इंस्पायरिंग साइंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, इंस्पायरिंग साइंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये मुकेश कुमार नामक छात्र को प्राप्त हुआ। किसको? मुकेश कुमार को। मुकेश कुमार पटना जिले के ही फुलवारी शरीफ नामक स्थान का रहने वाला आदमी है। पटना जिले के फुलवारी शरीफ का रहने वाला लड़का है और इन्हें यह 2020 का इंस्पायरिंग साइंस पुरस्कार दिया गया इसलिए क्योंकि जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में भारत से सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रकाशित किया इन्होंने। जीव विज्ञान में भारत में
सबसे बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रकाशित करने हेतु इनको क्या दिया गया, 2020 का इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये पटना जिले के बिहार के रहने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2020 में इसरो के किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा EOS-1, EOS-1 का PSLV C49, PSLV C49, PSLV C49 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया। किसका, EOS सैटेलाइट का, यानी इसका फुल फॉर्म कहें EOS का अगर, तो इसका पूरा नाम होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या होगा पूरा नाम, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और अर्थ ऑब्जर्वेशन, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2020 में नवंबर में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, के सिवन है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। तो EOS-1 किसके द्वारा, इसरो के द्वारा नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2020 कहां संपन्न हुआ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2020 में भारत में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ, भारत में। और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया रेज। क्या नाम दिया गया, रेज 2020। और ये 5 से 9 अक्टूबर, कब से कब तक, 5 से 9 अक्टूबर के बीच, 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच 2020 में भारत में आयोजित किया गया। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई। ठीक है, और रेज के फुल फॉर्म की बात करें, ये निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। रेज के फुल फॉर्म की बात कर लें तो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, लिख लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, ये आपका क्या है, इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। ये आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 से 9 अक्टूबर तक वैश्विक शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां, भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पहली बार किस अस्पताल में लीवर का प्रत्यारोपण किया गया। ठीक है, लीवर का प्रत्यारोपण, आप नाम सुने होंगे, हृदय का प्रत्यारोपण सुने होंगे, लीवर का प्रत्यारोपण बिहार में किया गया। किस अस्पताल में, तो PMCH, NMCH, पारस हमरी और IGMS, ये सभी के सभी क्या हैं, बिहार के जाने माने अस्पताल है। लेकिन IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी IGIMS के द्वारा यह पहली बार जनवरी 2020 में, कब किया गया, जनवरी 2020 में लीवर का प्रत्यारोपण किया गया, जो कि क्या रहा, सफल रहा। जनवरी 2020 में बिहार के IGIMS यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में क्या किया गया, पहली बार लीवर का प्रत्यारोपण किया गया। PMCH मतलब पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, NMCH मतलब नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और पारस हमरी क्या है, एक प्राइवेट संस्था है अस्पतालों की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हर घर जल योजना को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, गोवा। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है,
जल जीवन मिशन की बात हो तो केंद्र सरकार भी इसको भरपूर प्रयासों के साथ इसको सफल बनाने में लगी हुई है, और राज्य सरकार में बिहार राज्य की बात करें तो बिहार भी इसको खूब सफल बनाने के लिए जी जान मेहनत से लगा हुआ है। तो जल जीवन मिशन राज्यों की सरकारों की एवं केंद्र सरकारों की महत्वाकांक्षी योजना है। इस दृष्टिकोण से ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर घर जल योजना को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो गोवा बना। और गोवा के बारे में याद रखिएगा कि इसने 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ पहुंचाया। कितना पंचायतों को? 191 पंचायतों के 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को जल पहुंचाया है। ठीक है, कितना परिवार को? 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को 191 ग्राम पंचायतों के अधीन पहुंचाया है। क्या? हर घर जल पहुंचाया है, इसलिए हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रुद्रम वन क्या है? ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, रुद्रम वन ये क्या है? ठीक है, तो रुद्रम के बारे में याद रखिएगा कि ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है वो? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और एंटी रेडिएशन मिसाइल है इसीलिए यह भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गई है। ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गई है, भारत की। नोट कर लें इस चीज़ों को तो बेहतर होगा आपके लिए। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल, भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल पहली कौन है? रुद्रम फर्स्ट। कौन सी है? रुद्रम फर्स्ट। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया। इसका परीक्षण कहां से किया गया? ओडिशा के बालासोर से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। ओडिशा के बालासोर से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि इसकी गति जो है वह मैक 2 है। इसकी गति मैक 2 है। मैक नंबर से क्या पता करते हैं? विमानों की गति को पता लगाते हैं। और ये क्या होता है? मैक नंबर हवा ध्वनि की गति के तुलना में 2 गुनी होती है। मैक नंबर 2 कहने का मतलब क्या है कि ये वायु की गति, वायु में ध्वनि की गति से 2 गुनी रफ्तार से क्या हो सकती है? चल सकती है। तो इसका मैक नंबर के अनुसार इसकी गति क्या है? तो मैक 2 है। यानी वायु में ध्वनि की गति से ये क्या है? 2 गुनी रफ्तार से चलने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका, ये आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 2020 में ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य, ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य आपका बिहार राज्य है, जिसने कि 2020-21 के बजट में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र घोषित किया और जिस पर कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं बिहार सरकार की, वह योजना आपका है जल जीवन हरियाली मिशन। क्या है? जल जीवन हरियाली मिशन। और इस बजट में बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन को खूब प्रश्रय दिया, खूब महत्ता प्रदान की इसलिए, और हरियाली के क्षेत्र में सुधार करने हेतु और कई भी प्रावधान किए, इसलिए इस बजट को ग्रीन बजट कहा गया। और ऐसा बजट प्रस्तुत करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य हो चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2020 में ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। और इस बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा कि इस बजट के तहत 21 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया। बिहार में 21 करोड़ 51 लाख पौधे, 21 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। और इन कार्यों के लिए, जल जीवन हरियाली के लिए, ठीक
ठीक है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के लिए, जल जीवन हरियाली मिशन को पूरा करने हेतु 6000 करोड़ रुपए खर्च करने का भी प्रावधान है। कितना रुपए? 6000 करोड़ रुपए खर्च करने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है, इसलिए इसे ग्रीन बजट कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। गोलकोंडा मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, गोलकोंडा मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप 2020 का खिताब चिक्का रंगप्पा ने जीता है। किसने जीता है? चिक्का रंगप्पा ने जीता है। गोलकोंडा तेलंगाना में स्थित है। गोलकोंडा किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में स्थित है। और तेलंगाना टूरिज्म के द्वारा ये गोल्फ खेल की जो प्रतियोगिता है, यह तेलंगाना टूरिज्म के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, इस टूर्नामेंट का। और इस गोल्फ टूर्नामेंट में चिक्का रंगप्पा ने जीत हासिल की और इस टूर्नामेंट में अमन राज दूसरे स्थान पर रहा तथा एम धर्मा भी दूसरे स्थान पर ही रहा। यानी दूसरे स्थान पर अमन राज और एम धर्मा संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, महामारी क्या वे बदलते हैं कि हम कैसे उम्र और उम्र को संबोधित करते हैं? यह थीम किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का है? ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे उम्र का बहुत जिक्र है और आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं विकल्पों में से किसी एक दिवस का यह थीम है। तो इस आधार पर आप यह देखेंगे कि इसमें उम्र को लेकर के उम्र को महत्ता दी गई है और इस आधार पर हम कह सकते हैं। और जब आप देखेंगे तो विश्व वृद्धजन दिवस का ही यह थीम है भी। ठीक है, विश्व वृद्धजन दिवस का भी यह थीम है और यह आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर 2020 को ही मनाए गए विश्व वृद्धजन दिवस 2020 का थीम जो है वह क्या है? महामारी क्या वे बदलते हैं कि हम कैसे उम्र और उम्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, अब आपके अन्य विकल्पों में दिख रहा होगा विश्व हृदय दिवस। तो विश्व हृदय दिवस के बारे में याद रखिएगा, ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस? 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व रेबीज दिवस है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज के सेट नंबर 3 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पर हमने आपके समक्ष डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको भरपूर आनंद आया होगा और आपको खूब मजा आया होगा। और इस वीडियो की सहायता से, इस डिस्कशन की सहायता से और करंट अफेयर्स के रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक की सहायता से आप अपनी तैयारी को और प्रबल और मजबूत कर पाएंगे। और आगामी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, बिहार दरोगा इत्यादि, दिल्ली पुलिस इत्यादि की तमाम परीक्षाओं में आप खूब स्कोर करें और निश्चित तौर पर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। इन्हीं आशा, उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ कल पुनः मिलेंगे इसी वादे, विश्वास और उम्मीद के साथ। मैं नीतीश चंद्रा आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।